तो छात्रों सुप्रभात। कल हम ठेस ये पूरक पठन देख रहे थे, उसमें से जो देखा गया है से संक्षिप्त में, जैसे कि सिरचन जो कारागिर है, कारगर कहकर से पहचाना जाता है और वह खेत खलिहान के कामों में कुछ भी काम नहीं करता। इसीलिए कभी भी खेती में कोई कामकाज हो तो सिरचन को बुलाया नहीं जाता था इसे, और वह एक कामचोर कहकर या सिर्फ अच्छा खाने के लिए कहाँ मिलता है इतना ही वह उसके लिए ही काम करता है, ऐसे माना जाता है। यहाँ तक हमने कल तक देखा था। अब पेज नंबर 42 दो परिच्छेद हुए थे, अब उसके आगे हमें देखना है। तो देखिए छात्रों, परिच्छेद तीसरा पेज नंबर 42। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। देखिए लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी को जब माँ उनकी सिरचन को घर बुलाने के लिए कहती, तो उसी समय लेखक क्या करते, माँ से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि सिरचन घर आने के बाद उसे तू क्या क्या देने वाली है या क्या क्या खिलाने वाली है। इस तरह का सवाल लेखक अपनी माँ से करते हैं। सिरचन को बुलाने के लिए कहा गया तो ऐसा क्यों कहते हैं लेखक, और माँ इस पर क्या जवाब देती है। देखिए आगे, माँ हंसकर कहती है, जा जा बेचारा मेरा काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। और लेखक की माँ मुस्कुराती है लेखक की इन बातों को सुनकर, और वह कहती है कि बेटा जा जा, वहाँ मैंने उनसे बुलाया है, ये उसे मालूम हो जाता है, तो उसी समय वह मैं क्या दूंगी इसके बारे में वह सिरचन सोचता नहीं है। मेरी बात को वह अनदेखा नहीं करता, मैंने बुलाया है और वह तुरंत आ जाता है। इसीलिए तू जा और सिरचन को बुलाकर घर ले आ। तब उसी समय पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने बेपानी कर दिया था सिरचन ने। उसी समय लेखक माँ से बता देते थे कि बेपानी करना, बेइज्जत करना। बेइज्जत करना। अब देखिए, एक बार लेखक के सामने उसके पड़ोस के गांव का पंचानंद चौधरी नाम का जो व्यक्ति है उसी का बेटा, उसे एक बार सिरचन ने बात कहकर उसे बेइज्जत किया था। किसे? पड़ोस के गांव के रहने वाले चौधरी के बेटे को, छोटे लड़के को। किनके सामने? लेखक के सामने। अब ऐसा क्यों किया था या क्या कहा था, ये देखिए, तुम्हारी भाभी नाखून से घाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती हैं। खून नाखून से काटना, थोड़ा सा देना, नाखून काटना थोड़ा सा। अब देखिए, यहां कौन सी बात कही थी कि जिसकी वजह से चौधरी के छोटे लड़के को बेइज्जत किया था? तो क्या कहा था? तुम्हारी भाभी।
इन्हें पंचानंद चौधरी जो है उनके बेटे की भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। इन्हें जो खाने के लिए उनके घर सिरचन गया काम करने के लिए, काम किया तो उसे घर में जो बनाया जाता है व्यंजन वह देने चाहिए, या जो बाजार से खरीदे हुए चीज़ों को देना चाहिए उसी समय दे देती थी। लेकिन कैसे? बहुत कम, बहुत थोड़ा सा। और इतना ही नहीं, उससे आगे चलकर और एक बात कही थी कि ऐसे कि जैसे कि तुम्हारे यहाँ अगरकड़ी बनाई जाती है तो उसमें से थोड़ी सी इमली का रस डालकर बनाई जाती है, यानी उसमें जैसे कि छाछ नहीं है, बची हुई चीज़ें बहुत कम है, ऐसे वह कड़ी बनाई जाती है जैसे कि हमारे साधारण या मामूली घरों में भी इससे अच्छी बन सकती है। ऐसी बात उस चौधरी के छोटे लड़के को कही थी। और तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है? इतनी कंजूसी, इतनी छोटी साधारण लोगों के घरों में भी इससे अच्छा खाना बनता है, और ऐसी कंजूसी तुम्हारी भाभी करती है, ऐसी बात कही थी। इसी तरह की बात लेखक ने सुनी थी, इसीलिए लेखक डर रहे थे कि माँ जब भी सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी उसी समय उसे वह बात याद आ जाती, क्योंकि चौधरी के छोटे बेटे को इसने सिरचन ने बेइज्जत किया था बात कर। तो बात कौन सी थी? तो यही आगे, इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को बुलाना है उसी समय लेकर अपनी माँ से पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं? सिरचन को देखते ही माँ फुसलाकर कहती है, आओ सिरचन। देखिए, सिरचन को बुलाने के लिए जाते लेकर सिरचन घर आ जाता है तो माँ उसी समय तुरंत सिरचन को देखकर खुशी खुशी उसका स्वागत करती है, या खुशी से उसे बातें करती है। और क्या कहती? आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। देखिए, नेनू मथना इसका मतलब क्या है? छात्रों, अपने घरों में जब दही का मक्खन बनाने की जो क्रिया है उसे कहते हैं नेनू मथना। यह लेखक के घर में या माँ कह रही थी आज नेनू मथ रही थी, यानी लेखक की माँ क्या कर रही थी? बल्कि दही का मक्खन बना रही थी, उसी समय तुम्हारी याद आई। इसका मतलब मक्खन या मक्खन से बना हुआ घी अधिक पसंद है इसे सिरचन को, इसीलिए वह आते ही उसे खुशी से कहती थी कि आज ही नेनू मथ रही थी, उसी समय तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? हाँ, अब घी की खकोरन के साथ का इसका मतलब नेनू मथने के बाद जो मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर चूल्हे पर रखकर गर्म करके उसका घी बनाया जाता है। अब घी बन गया तो घी को निकालकर थोड़ा बहुत घी बर्तन में रह जाता है और उसी के साथ उस मक्खन का कुछ हिस्सा, उसी के साथ चूड़ा यह सिरचन को बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हारी याद आ गई। ऐसे लेखक की माँ सिरचन से आने के बाद उसे कह देती है, यानी उसकी मनपसंद चीज बनाती है तुम्हारे लिए, एक कहने का उसका मतलब। आगे अब देखिए, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। अब क्या हुआ है? लेखक की बड़ी बहन यानी लेखक की माँ की बड़ी बेटी, उसने ससुराल से संदेश भेजा है, संवाद भेजा है, ये बात बता दी है। उसकी ननंद रूठी हुई है,
किसकी? लेखक की बड़ी बहन की ननद रूठ गई है। मोथी की शीतल पार्टी के लिए, अब देखिए मोथी, मोथी यानी नागर मोता से क्या करते हैं? नागर मोथा। अब एक घास जिससे औषधि भी बनाई जाती है, वह क्या है? एक घास है जिससे औषधि बनाई जाती है। बनाई जाती है। और शीतल पाटी, इसका मतलब जिसे आप लोग कहते हैं चटाई। अब देखिए, लेखक की बड़ी बहन जो है उसकी ससुराल से, यानी उसी ने खुद ने अपनी माँ से कह दिया है कि उसकी ननंद रूठ गई है, और उसी ने क्या मांग की है? बल्कि ये जो मोती की शीतल पाटी के लिए, यानी जिसकी चटाई बनाई जाती है घास की, नागर मोता जो उसी प्रकार की घास की कि जिसके औषधि रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी चटाई जो बनाई जाती है, इसी की ये चटाई बनवाकर भेज दो। इस तरह की बात माँ से अपनी बेटी ने कही थी। ये बात भी लेखक की माँ सिरचन को कह देती है। आगे आखिरी परिचय उसी पेज पर। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। सिरचन को उसके मनपसंद घी और चिवड़ा बनाया है, इसीलिए बुलाया है, और उसी से बनने वाली जो चीज़ है वो अपनी बेटी को भेजनी है। यह बातें सुनकर सिरचन को थोड़ी सी खुशी हो जाती है, और अपने जीभ को संभाल कर हंसता हुआ वो क्या कहता है? घी की सौंधी सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। अब देखिए, घी जब बनाया जाता है तो उसकी खुशबू घर में या घर के बाहर तक पहुंच जाती है। तो सिरचन कहता है कि काकी, आपके यहाँ घी बन रहा है, इसकी खुशबू सुगंध बाहर तक आ गई, इसीलिए तो आ गया हूँ। इस तरह वो कहकर यानी और उन्हें प्रसन्न कर देता है। किसे? सिरचन, लेखक की माँ को। कैसे? नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। अब ये शादी का मौसम है और इसी में इन चीज़ों को बनाने में ज़्यादा समय लगता है। बहुत से लोगों की मांग रहती है कि ये चीज़ें बना कर दे दो। वह एक अच्छा सा कारागिर है। अब ये कहता है कि ऐसे समय में काम अधिक रहता है, लेकिन कैसे आ सकता हूँ, फिर भी आपने बुलाया है इसीलिए आ गया हूँ, ऐसे सिरचन कहता है। आगे देखिए, सिरचन जाति का कारागिर है। सिरचन जो उसके पास ये चटाई, ये जो भी चीजें बनाई जाती है, वो जाति का कारागिर है। वो कैसे? मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक ने बहुत देर तक बैठे रहे और वह सिरचन कैसे काम करता है, इसे बहुत बारीकी से, समझदारी से देखा गया, और एक एक मोती और पटेल को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी ऊंची बनाता है। पटेल तालाबों में उगने वाली सरकंडे की जाति का, देखिए, तालाबों में उगने वाली सरकंडे की जाति, तालाबों में उगने वाले सरकंडे जाति के
पौधे के पत्तों से बनी हुई चटाई, पौधे के पत्तों से बनी हुई चटाई। अब देखिए सिरचन क्या करता था, वो काम करने में कैसे करता था। देखिए एक एक मोती यानी एक एक नागर मोता से कहते आप लोग उसे, और पटेर को हाथ में लेकर, पटेर यानी क्या है, तालाब के बाजू में या तालाब में उगने वाले सरकंडे की जाति के पौधे के पत्ते, सरकंडे की जाति, सरकंडा यानी किसे कहा जाता है, जिसे आप कहते हैं उसे कि जो तालाब में पानी के अंदर ऐसे घास आ जाती है जो ज़्यादा ऊंचाई तक, और उसे जो वह जो घास है, इस घास के जो पत्ते हैं, इन पत्तों की सहायता से भी क्या बनाया जाता है, बल्कि चटाई बनाई जाती है। तो इसे बहुत ही अच्छे ढंग से कुचलता है, कुचलता है यानी वह टूटता नहीं है, बल्कि वह टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो जैसा आप उसे आकार देना चाहते हैं दे सकते हैं, कि वह टूटता नहीं है। इसी तरह के वह घास है या घास के पत्ते रहते हैं, इसे बहुत ही अच्छी ढंग से वो कुचलता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा कर रख देता है ताकि बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। वैसे अब देखिए फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतुली सुलझाने में पूरा दिन समा, और वह जो बनाई गई चीजें हैं, एक एक चीजों को उसने अच्छी ढंग से उसे टेढ़ा मेढ़ा करके, और उसी में जो जिन सुतुलियों की सहायता से उसे बनाना है, और इसे अच्छी ढंग से अलग अलग कर कर, जितना चाहिए उतना वो कर कर, ये करने में ही वह एक दिन उसका बीत जाता है। इसका मतलब जो भी काम करता है वह बहुत ही अच्छी ढंग से और सही ढंग से करता है। आगे काम करते समय उसकी तन्मयता से जरा भी बाधा पड़ी तो घेऊन सांप की तरह कार उठता है। वह कोई काम कर रहा है मन लगाकर, और उसी समय अगर किसी ने ये काम करते समय उसमें कोई बाधा डाल दी, रुकावट डाल दी, तो उसे बहुत बुरा लगता है। जिस तरह गेहूं सांप के जैसे यानी सांप जैसे जाते समय या किसी से कुछ हरकत उसके आसपास हो गई तो वह फुफकारता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वैसे ही उसे बहुत क्रोध आ जाता है अगर किसी ने बीच में बाधा डाल दी वो काम करते समय। किसे? सिरचन। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। मुंह जोर इसका मतलब मुंह फटा, मुंह फटा। अब वह मुंह जोर है लेकिन काम चोर नहीं है। हाँ, बात वह करेगा, तुरंत बात करेगा, जवाब देगा, लेकिन काम अच्छा ही वह करता है। वह खुद मानता है, खुद वह बात करता है कि मैं तुरंत आपका जवाब दे दूंगी, आपकी बात अगर मुझे बुरी लगी तो तुरंत मैं आपका विरोध कर लूंगा बात करते समय, लेकिन मैं काम चोर नहीं हूँ, अच्छा काम करता हूँ, ये वह कहता है। अब कैसे देखिए आगे, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारागार। देखिए उसे कोई पैसे या अनाज देने की जरूरत नहीं है, मजदूरी उसे दिए बगैर अच्छी ढंग से काम करता है। इसी तरह का वह एक कारागिर है। दिन भर उसे अगर खाने के लिए दे देंगे अच्छा सा तो वह काम करता है। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता।
देखिए झाला यानी तीखा, झाला यानी तीखापन। अब देखिए वह उसे मजदूरी नहीं मिली, पेट भर खाने के लिए मिल गया, बस ऐसे कहा गया है उसके बारे में, उस तरह का कारागिर है वह। लेकिन दूध में कोई मिठाई न डाले, उसे दूध देंगे तो चलेगा। लेकिन किसी ने अगर थोड़ी बुरी बात कही या उसका विरोध किया तो वह बात उसे बहुत लगती है और उसी समय इस बात को वह बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं सकता और क्या कर सकता है, बल्कि वह काम अधूरा छोड़ता है। वह कैसे देखिए, सिरजन को लोग चतुर भी समझते हैं। देखिए सिरजन को लोग क्या कहते हैं कि काम न करने वाला समझते हैं, काम उससे नहीं होता ऐसा भी मानते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, जिसके तलकर जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसे वे दही की कड़ी, दही से या छाछ से बनी हुई जो कड़ी रहती है वह कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरजन को बुलाओ। देखिए उसे खाने में जो चीज अच्छी लगती है इन चीजों को पहले घर में लाकर रखिए या बनाइए और तब उसे बुलाइए। दूध हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा और उसी समय सिरजन उसका जी लग जाता है अच्छी चीज खाने के लिए, इसीलिए वह अच्छी चीज जिस जहाँ बनती है, जहाँ जिस घर में उसे दी जाती है उसी समय वह तुरंत वहाँ आ जाता है। देखिए खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। उसे अगर खाने पीने में अच्छी चीजें दे दी तो बहुत अच्छी ढंग से वह चीजों को बनाता है, शीतल पाटी हो, चटाई हो, बैठने के आसन हो, जो भी होगा वो बहुत ही अच्छी ढंग से बनाता है। लेकिन खाने पीने में अगर उसे संभाला नहीं, अच्छा खाने के लिए नहीं दिया तो क्या कर सकता है वह। देखिए काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, जो भी काम हुआ हाथों में होगा वह अधूरा ही छोड़ देगा और वहां से उठ खड़ा होगा। आजी तो अब अथक पाली दर्द से माथा ठनठना रहा है। देखिए अथक पाली आधे सिर में होने वाला दर्द, आधे सिर में होने वाला दर्द। देखिए आधे सिर में होने वाला दर्द। देखिए अब अगर उसे वह पसंद नहीं है या बात उसे अच्छा खाने के लिए नहीं मिला तो वह क्या बहाना बनाता है कि मेरे आधे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, अथक पाली से मेरा माथा ठनक रहा है, ऐसे वह कहता है। और थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। थोड़ा सा काम रह गया है, किसी दिन आकर मैं पूरा कर दूंगा, ऐसे वह कहकर वो अधूरा काम छोड़कर निकलता है। किसी दिन यानी कभी नहीं, किसी दिन कहने का मतलब है वो वापस नहीं आता फिर वह। इस तरह का सिरजन, इस तरह के स्वभाव का वह है। आगे मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी, वह जो बनाता है चीज वो बहुत ही अच्छी ढंग से बनाता है। बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, जो बांस की तिलियों से बनाई हुई जो पर्दा है जो दरवाजे के लिए लगाया जाता है, वह सतरंगी डोर से मूंढे और उसके जो किनार है वह सातों रंगों के ऐसे डोर बनाकर उसे गूंथने की जो क्रिया है, वह भूसी चूनी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले और इन चीजों को रखने के लिए जो जाला बनाया जाता है। इस तरह मूंछ रस्सी किसे कहते हैं? सरकंडे की छिलके, जो मूंछ से बनी रस्सी, सरकंडे के छिलके और जो मूंछ से बनी हुई जो रस्सी है वह रखने के लिए जो बनता है वह चीज, जाले जो बनाया जाता है वह। हल
उनकी छतरी टोपी, जो हल जोतने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो बनाता है वह सूखे पत्तों की जो छतरी टोपी, वह इस तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं कर सकता। इन चीज़ों को बनाने वाला सिरचन के सिवा उसी गांव में दूसरा कोई नहीं है। ऐसा वो एक कारगर है। ऐसे अब ये दूसरी बात है कि आप वह गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं, समझते हैं लोग। अब ऐसे कामों को ही गांव के लोग क्या करते हैं, बेकाम यानी बेकार का, अनुपयोगी से करते हैं, ऐसे लोग समझते हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की जरूरत नहीं होती, ये काम बेकाम का क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ को अच्छा सा खिला देंगे तो ये काम कर देता है वहाँ, ऐसे लोग मानते हैं। इसीलिए इसे मजदूरी नहीं देनी पड़ती है, इसीलिए इसे अनुपयोगी काम या बेकार का काम या बेकाम कहकर उसे पहचाना जाता है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। काम पूरा कर लीजिए, उसे अच्छा ढंग से खिलाइए और जाते समय कोई एक आधा पुराना कपड़ा अगर उसे दे देंगे तो वह आराम से खुशी खुशी लेकर चला जाता है। अब पेज नंबर 43 पर नीचे से तीसरे परिच्छेद तक आ गए हैं, उसके ऊपर का हो गया। अब इसका ये जो हिस्सा है आगे का हिस्सा हम कल देख लेंगे।